नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, क्या अभी तक आपने वह खबर नहीं सुनी? भारत के 4 राज्यों के राज्यपाल सत्यपाल मलिक मरने से पहले एक ऐसी गुमनाम चिट्ठी छोड़ गए जो पीएम मोदी और शाह का अंतिम संस्कार भी कर सकता है। पूरे भाजपा में खलबली मच गई है। मोदी और शाह के पसीने छूट रहे हैं। जी हां दोस्तों, सत्यपाल मलिक अमर हो गए, लेकिन बीजेपी की दुर्गति के लिए एटम बम छोड़ गए हैं, जिसमें मोदी और शाह के सारे काले चिट्ठे उसे चिट्ठी में लिखे हुए हैं। दोस्तों, यह खबर सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे और दिल में भी गुस्सा भर आया होगा, है ना? तो आइए मेरे साथ पूरी खबर को शुरू से लेकर अंत तक ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप वीडियो में बने रहेंगे। और हां, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, यह वही शख्स था जिसने कहा था पीएम मोदी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता है और उसका पैसा अडानी तक पहुंचता है। ये वही आदमी था जो कहता था ये सरकार अगर दोबारा आ गई तो किसान मजदूर बना दिए जाएंगे, चुनाव फॉर्मेलिटी रह जाएगी, कोर्ट फौज सिस्टम सब खत्म कर दिए जाएंगे। और सच तो यह है कि वह झूठ नहीं बोल रहे थे, वह सिस्टम को उसी के आईने में दिखा रहे थे। सत्यपाल मलिक ने चुप रहकर भी नरेंद्र मोदी को नीचा दिखा दिया। उन्होंने मोदी की आंखों में आंखें डालकर पुलवामा का सच बोला, कहा हमला हमारी गलती से हुआ। और मोदी ने कहा चुप रहो। इस चुप्पी की कीमत थी सीबीआई के छापे, उनके घर, उनके ड्राइवर, उनके सहायक, सबके यहां छापे। लेकिन मलिक डरे नहीं। उन्होंने कहा मैं किसान का बेटा हूं, इन धमकियों से नहीं डरता। अब आप सोचिए, अगर मलिक ने यह रिश्वत स्वीकार की होती तो शायद आज उनकी मौत पर वही लोग सबसे आगे माला लेकर खड़े होते। लेकिन उन्होंने रिश्वत नहीं ली, बल्कि राज खोल दिए और बदले में मिली सत्ता की बेरुखी, पार्टी की चुप्पी और एजेंसियों की सजा। एक लोकतंत्र में क्या यही होता है उन लोगों के साथ जो सच बोलते हैं? आज हम बात करेंगे उस आदमी की जो सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों से होते हुए अंत में उन गलियारों की दीवारों पर चिपके खून के धब्बे पहचानने लगा। नाम था चौधरी सत्यपाल मलिक। वही सत्यपाल मलिक जिनकी मौत उसी तारीख को हुई जिस दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। लेकिन कहानी की चुप्पी वहीं नहीं खत्म होती। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, यह उस इतिहास की दस्तक थी जो बताने आया था कि सत्ता चाहे जितना ऊंचा चढ़ जाए, इंसान छोटा रह जाए तो उसके अंदर की नफरत उसकी जुबान से बाहर निकल ही आती है। 4 घंटे तक देश का प्रधानमंत्री, उसका गृह मंत्री और उसकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मौन साधे बैठे रहे। न कोई श्रद्धांजलि, न कोई शोक, न कोई तस्वीर। सोचिए, जब देश का सबसे ताकतवर आदमी भी अपने मृत सहयोगी के लिए 2 शब्द कहने में असहज महसूस करे तो समझ लीजिए लोकतंत्र की नैतिक रीढ़ टूटी नहीं बल्कि कुचली जा चुकी है। वही चौधरी सत्यपाल मलिक जिन्होंने कभी राहुल गांधी को श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया था। वही राहुल गांधी उनके घर गए, उनके लिए श्रद्धांजलि लिखी कि वह अंतिम समय तक सच बोलते रहे। और यही बात नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आई। एक नेता की नफरत इतनी गहरी हो सकती है कि वह शोक में भी राजनीतिक हिसाब किताब करे। यह बात सत्यपाल मलिक की मौत से साबित हो गई। मोदी का यही छुटभैयापन देखिए कि जिन गुरुजी को भगोड़ा करार दिया, जेल भेजा, उनसे मिलने अस्पताल चले गए। और जिन मलिक ने उनका झूठ कश्मीर में ढोया, उनके लिए एक ट्वीट भी भारी हो गया। आया भी तो ऐसा जैसे मन मारकर किया हो, दुखी हूं, लेकिन फोटो तक नहीं लगाई। यह वही मलिक थे जिन्हें 4-4 राज्यों का राज्यपाल भाजपा ने बनाया। और वही भाजपा अब उनकी मौत पर चुप्पी साधे बैठी है, क्योंकि मालिक के इशारे के बिना उनके पास संवेदना भी नहीं होती। यही पार्टी है जिसने जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने के कारण आडवाणी से इस्तीफा ले लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी भी उन्हें बचा नहीं पाए थे। और आज वही पार्टी अपने राज्यपाल की मौत पर खामोश है। क्यों? क्योंकि मोदी को उनसे नफरत थी। और आज की भाजपा मोदी की नफरत से चलती है, संविधान से नहीं। अब सोचिए, इस आदमी को चुप रहकर रिटायरमेंट की जिंदगी भी मिल सकती थी, जैसा आज के हरिवंश, धनखड़, आरिफ मोहम्मद खान और तमाम राज्यपालों को मिल रही है। लेकिन मलिक ने अपनी आत्मा की आवाज चुनी और वह आवाज मोदी सरकार को बर्दाश्त नहीं हुई। बीमारी से लड़ते हुए, एजेंसियों की धमकियों के बीच मलिक ने जो विद्रोह किया वह एक व्यक्ति का नहीं, लोकतंत्र का प्रतिरोध था। इतिहास उन्हें याद रखेगा एक ऐसे राज्यपाल के रूप में जिसने अंत समय में सच्चाई का साथ दिया, जो विद्रोही भी था और विवेकी भी, जिनकी बगावत ने उनके पुराने पापों को धो दिया। और उनकी मौत के बाद भी एक सवाल छोड़ गई कि नरेंद्र मोदी चाहे जितने साल सत्ता में रहें, उनका व्यवहार कभी प्रधानमंत्री वाला नहीं बन पाएगा। वह हमेशा एक छोटे नेता की तरह बर्ताव करेंगे, बदले की भावना से, घृणा से और तंगदिली से। और अब देखना यह है कि 2 हफ्तों में 2 जाट किसानों को नीचा दिखाए जाने की यह घटना हरियाणा,
राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस रूप में दर्ज होती है? क्या वहां के लोग यह सवाल उठाएंगे कि सत्ता में बैठे लोग उनके अपमान को अपनी चुप्पी से सहमति दे रहे हैं, या फिर यह भी बाकी अपमानों की तरह मिट्टी में मिल जाएगा? कभी सोचा है कि एक इंसान की मौत इतनी असहज कर सकती है कि पूरा सत्ता तंत्र 4 घंटे तक सांस रोक कर बैठे, और जब बोले भी तो शब्दों से नहीं, एक सूखी अनमनी सी ट्वीट से। चौधरी सत्यपाल मलिक अब नहीं रहे, पर उनकी मौत के बाद जो चुप्पी थी वो और ज्यादा चीखने लगी है। और जो बोले उसने भी अपने दिल पर जैसे जोर डालकर कहा, दुख हुआ। दुख की भाषा में भी नफरत छुपी हो सकती है, ये आज की राजनीति ने सिखाया है। ये वही मलिक थे जिन्होंने कश्मीर पर सत्ता की सबसे बड़ी स्क्रिप्ट में खुद को एक साइड रोल समझा था, मगर जब पर्दा गिरा और उन्हें सच्चाई दिखाई दी तो उन्होंने उस साइड रोल को बदलकर प्रतिरोध का किरदार बना दिया। सोचिए, एक राज्यपाल जो अपने पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री को फोन करे और कहे यह हमारी गलती थी, और जवाब मिले कुछ मत बोलो। यही वो मौन है जो सत्ता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ताकि सारा दोष जनता के हिस्से में चला जाए। और यही मलिक जब बीमार पड़े, अस्पताल में भर्ती थे, तब उनके घर पर छापे डलवाए गए। वह ट्वीट करते हैं, मैं किसान का बेटा हूं, डरूंगा नहीं। कोई और होता तो सीबीआई के नाम से ही चुप हो जाता, लेकिन यह वही इंसान था जिसने कहा था 150 करोड़ की रिश्वत ऑफर हुई थी, मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा था 5 कुर्ते पायजामे में आया हूं, उन्हीं में लौट जाऊंगा। पुलवामा हमले पर उनका बयान, हमारी गलती थी, ये एक राज्यपाल का बयान नहीं था, ये सत्ता के चिथड़े खोलने वाला विस्फोट था। और उसके बाद जो भी हुआ वो तय था। सीबीआई, ईडी, एनआईए सब अपना काम करने लगे, लेकिन मलिक हार नहीं माने। उन्होंने फिर कहा, मोदी भ्रष्टाचार करवाते हैं, पैसा अडानी तक जाता है। इतना बोलना किसी और के बस की बात नहीं थी। जो लोग सत्यपाल मलिक की बगावत को एक निजी नाखुशी का मामला मानते हैं, उन्हें समझना चाहिए, ये आदमी अपने अंतिम वर्षों में खराब तबीयत के बावजूद अस्पताल के बेड से लड़ाई लड़ रहा था। किसी टीवी डिबेट में जाकर चिल्लाने या ट्विटर पर गालियां देने से ज्यादा मुश्किल होता है सत्ता के खिलाफ जीते जी खड़े रहना, और मलिक ने यह किया। यह कहानी सिर्फ मलिक की नहीं, बल्कि उस राजनीति की है जहां विरोध का मतलब देशद्रोह और असहमति का मतलब एजेंसी के नोटिस बन चुका है। सोचिए, एक आदमी जिसने बीजेपी के लिए 4 राज्यों में राज्यपाल की भूमिका निभाई, आज उसकी मौत पर ना कोई पार्टी मीटिंग, ना कोई शोक सभा, ना एक तस्वीर तक जारी की जाती है। यह वही पार्टी है जिसने मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता को किनारे कर दिया, आडवाणी को भुला दिया, और अटल के नाम पर आज तक राजनीति कर रही है। लेकिन सत्यपाल मलिक का नाम सुनते ही उन्हें बुखार आने लगता है। यह इसलिए नहीं कि मलिक कोई देवता थे, उन्होंने भी सत्ता में रहते हुए वही किया जो बाकी करते हैं, चुप्पी, आदेश पालन, अपमान का सहन। लेकिन जैसे ही उन्होंने सच बोलना शुरू किया, वह उस सिस्टम के लिए असहज हो गए, और यही असहजता आज की राजनीति का सबसे बड़ा डर है। आज कोई पूछने वाला नहीं है कि एक राज्यपाल की मौत के बाद भी 4 घंटे की खामोशी क्यों। आज कोई कहने वाला नहीं है कि वो बयान जिनमें उन्होंने किसानों के भविष्य, लोकतंत्र के खतरे और सत्ता के निजीकरण की बात की, वो कहीं दर्ज होंगे या नहीं, या फिर जैसे वो इंसान चला गया वैसे ही उसकी बातें भी सत्ता के मलबे में दबी रह जाएंगी। इतिहास में चौधरी सत्यपाल मलिक को याद किया जाएगा, उनके पहले 70 सालों के लिए नहीं, बल्कि उनके अंतिम 3 सालों के लिए, क्योंकि वही 3 साल थे जहां उन्होंने खुद को सत्ता से अलग किया, आत्मा की सुनना शुरू किया और सच बोलने की कीमत चुकाई। उनकी मौत ने एक बार फिर साबित किया कि इस देश की राजनीति में सबसे खतरनाक चीज नफरत नहीं है, चुप्पी है। और सत्ता के सामने जो चुप रहते हैं वो शांति नहीं, सहमति देते हैं। चौधरी सत्यपाल मलिक इस चुप्पी के खिलाफ बोलते रहे, और इसीलिए वो आज मरकर भी जिंदा हैं।